Hello, a very good evening everyone. Welcome to Infinity Learn NEET channel. Hope you all are doing fine. So this is Dr. Priyanka and today we are going to study about chapter biomolecules. So biomolecules chapter के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. उसमें specifically today we are going to cover biomicromolecules. Okay. So hope you all are ready for today's class. फटाफट से hi, hello बोल दो in the chat box, all those who are present in the session. Okay. So biomolecules is a chapter that is very important for NEET क्योंकि हमने देखा था NEET 2023 में 4 questions इसमें से पूछे गए थे, right? 2 questions were easy, 2 questions were moderate. Okay. So likewise you need to prepare this chapter वेरी वेल एंड मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस चैप्टर में. क्या पढ़ना है जो कि बायोलॉजी में पूछा जा सकता है, क्या नहीं पढ़ना है जो कि केमिस्ट्री में पूछा जाएगा, राइट? एंड किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, क्या सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे या कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, राइट? एंड एंजाइम्स में यू गाइज आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड, right? Especially with inhibition. So everything we are going to cover one by one. Okay? तो चलो देखते हैं सबसे पहले आज के बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, what are the various types of biomolecules and what are specifically biomicromolecules, right? So let's understand this chapter in detail. Yes, Adarsh, a very गुड इवनिंग, होप यू आर डूइंग फाइन. चलो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. बायोमोलिक्यूल्स, राइट? सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बायोमोलिक्यूल, राइट? सो एज द नेम इज सजेस्टिंग, बायोमोलिक्यूल्स, राइट? बायो मीन्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. Okay, that means all the molecules specifically which contains carbon. So biomolecules include, definition भी हम देख लेते हैं. Biomolecules include carbon containing molecules, right? सो सारे कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं एज बायोमॉलिक्यूल्स, राइट? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज दैट व्हाट ऑल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, what all organic molecules are present, what all inorganic molecules are present in a living cell. कैसे हम करेंगे इसका केमिकल एनालिसिस, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, बट व्हेन वी लुक एट द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं बट दे वेरी इन देयर परसेंटेज. ठीक है, सो दिस पॉइंट वी शुड नो. Now let's understand that how we are going to do chemical analysis of a living tissue. ठीक है, there is something known as chemical analysis. अगर हमें पता करना है कि कौन से organic molecules एक living cell में present है, कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं केमिकल एनालिसिस. एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड. फॉर फाइंडिंग आउट अबाउट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अगर हमें पता करना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिविंग टिश्यू में होगा, तो उसके लिए एक डिफरेंट एनालिसिस होता है. इफ आई वॉन्ट टू नो दैट व्हाट ऑल inorganic molecules are present in a living organism, then the process or the analysis will be different. Yeah. So चलो देखते हैं क्या करना है. अगर हमें पता करना है कि कौन कौन से organic molecules है एक living tissue में, what we will do is we will take a leaf
or a liver piece, then what we will do? We will crush this tissue. ये एक लीफ हो सकता है या एनिमल की बात करें तो एक लिवर का पीस हो सकता है. That we will be crushing in mortar and pestle. I hope you guys remember what is mortar and pestle. ठीक है, कभी आपने देखा है मेडिसिन ग्राइंड करने के लिए मोटार एंड पेसल यूज किया जाता है. तो सिमिलरली वी विल टेक दिस टिश्यू, वी विल ग्राइंड दिस टिश्यू टुगेदर विथ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, राइट. सो मोटार पेसल में हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और लिवर टिश्यू को हम ग्राइंड करेंगे. उसके बाद व्हाट वी विल गेट अ स्लरी. वी विल डेफिनेटली गेट अ स्लरी. एक स्लरी हमें मिलेगा. दिस स्लरी इज देन फिल्टर्ड. दिस स्लरी इज देन फिल्टर्ड with the help of filter paper. Okay, so we will take a beaker. We will place a funnel on that beaker, right? We will line this funnel with filter paper और हम इस स्लरी को फिल्टर करेंगे, right? So when you will filter this slurry, you will get a filtrate. तो जो फिल्टर होके नीचे आ गया बच्चों, जो फिल्टर होके नीचे आ गया, राइट, उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, राइट. एंड वॉट एवर इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर दैट इज नोन एज रिटेंटेट. सो जो यहां पर बचा होगा, यहां पर जो बच गया है, that will be termed as a retentate, right? So there is a difference between filtrate and retentate. Filtrate में मिलेगा आपको acid soluble pool. Whatever was soluble in the acid that you will get in the filtrate. So वो सारे biomolecules जिनका molecular weight less than 800 डाल्टन है, जो कि एसिड सोल्यूबल है, वो आपको कहाँ मिलेगा? फिल्ट्रेट में मिलेगा. एंड वॉट एवर इज एसिड इनसोल्यूबल, ओके, जो भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डाल्टन है, वो आपको मिलेगा रिटेंटेट में. अंडरस्टूड? और डिटेल में हम समझेंगे कि फिल्ट्रेट में कौन से कंपोनेंट्स होंगे, रिटेंटेट में कौन से कंपोनेंट्स होंगे. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, राइट. नाउ अगर मुझे पता करना है कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं किसी भी लिविंग सेल में, तो मैं क्या करूंगी? अगेन आई विल टेक अ टिश्यू. अगेन आई विल टेक अ टिश्यू. ठीक है, आई विल ड्राई दिस टिश्यू. इस टिश्यू को मैं ड्राई करूंगी. आफ्टर ड्राइंग आई विल बर्न दिस टिश्यू. ओके, सो आफ्टर बर्निंग क्या मिलेगा आपको? एक बार मैंने बर्न कर दिया उस ड्राई टिश्यू को. सो वॉट एवर विल बी लेफ्ट विल बी द इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट. क्योंकि ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इट विल गो अवे. ओके, सो लेट्स राइट दैट एज वेल. ऑल द ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट विल बी रिमूव्ड. ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा. बट ऑल द इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट विल बी देयर इन द ऐश. ठीक है, ऐश में आपको मिलेंगे सारे इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट उस लिविंग टिश्यू के. एब्सोल्युटली करेक्ट आदर्श, राइट. So this is how you are going to figure out that what are the organic components and what are the inorganic components in a living tissue. ठीक है, समझ में आया? Now let's understand. Inorganic components में majorly आपको क्या मिलेगा? You will see calcium, magnesium and other. Other में कौन कौन आएगा? Other में आएगा
आयरन आएगा, अदर में आएगा सोडियम, पोटेशियम, राइट। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जैसे हमने देखा कि हमें एक मिलेगा फिल्ट्रेट, एक मिलेगा रिटेंटेट. सो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स will be there in the filtrate, will be there in the filtrate, and this is acid soluble. ठीक. So bio micromolecules जिनका molecular weight less than 800 Dalton है, that is acid soluble and you will get in the filtrate. For example, simple sugars, for example simple sugars, amino acids, न्यूक्लियोटाइड्स, और ये सब आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, राइट. सो ऑल दीज आर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें बच्चों, तो ये आपको मिलेगा रिटेंटेट में, ठीक है. दिस यू विल गेट इन द रिटेंटेट एंड दिस यू विल गेट इन द एसिड इनसॉल्यूबल पूल. एसिड इनसॉल्यूबल पूल में ये आपको मिलेगा, ठीक है. सारे बिग मॉलिक्यूल्स लाइक पॉलीसेकेराइड हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, all those are classified under biomacromolecules. Okay, so let's write it down. Polysaccharides, then proteins, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सब आपको मिलेगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स वाले पूल में. हाँ, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट अबाउट लिपिड्स. लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट तो होता है लेस देन 800 डाल्टन. सो वी विल राइट दिस डाउन. लिपिड्स आर एक्सेप्शन. वेरी गुड आदर्श. लिपिड्स आर एक्सेप्शन. कैसे एक्सेप्शन है? बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर वेट तो है लेस देन 800 डाल्टन, ठीक है. बट ये हमको कभी भी फिल्ट्रेट में नहीं मिलता है. वी गेट दिस लिपिड in the retentate pool, right? Now ऐसा क्यों? Because lipids, these small molecules will coalesce together, will combine or join together, and then they will not be able to filter out. हमने पूरा process देखा that we are using this filter paper to filter the slurry. So lipid का molecular weight is less than 800 Dalton, but still it is present with the other biomacromolecules. So it is classified under biomacromolecule, but it is not strict biomacromolecule. So it is not strict biomacromolecule. ठीक है, समझ में आया why it is there in biomacromolecule. Okay, now let's proceed further and see the major difference between all of them. So biomicromolecules are small sized, low molecular weight. Their molecular weight ranges from 18 to 800 Dalton. They are found in the acid soluble pool, and today we are going to cover simple sugars, amino acids and nucleotides. So stay tuned with me. Whereas biomacromolecules are large sized with high molecular weight. By high molecular weight we mean it is more than 800 Dalton. It is present in the acid insoluble pool and it includes polysaccharides like complex carbohydrate, lipids, proteins and nucleic acid. ओके, सो ये था डिफरेंस बिटवीन बायो माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल. आज जैसे मैंने बोला दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर मेटाबोलाइट्स, व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से तो कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इजंट इट? सो वो सारे नेम्स आपको ध्यान में रखना है बिकॉज इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन.
So first let's understand what are metabolites. There are so many chemical reactions going on in our body. बहुत सारे chemical reactions हमारे body में होते हैं, right? ये सारे chemical reaction, okay, ये सारे chemical reactions को हम बोलते हैं metabolism. Those are termed as metabolism. Okay, specifically the chemical reactions that are taking place in a living body. Now, every molecule that is being involved in this metabolic reaction are termed as metabolites. So, what are metabolites? वो सारे molecules जो मेटाबॉलिज्म वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स. सो दो तरह के मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं हमारे बॉडी में, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, राइट? चलो देखते हैं व्हाट आर प्राइमरी एंड व्हाट आर सेकेंडरी. एंड इन एग्जाम स्पेसिफिकली NTA ask about secondary metabolites and not primary. चलो देखते हैं. So primary metabolite में carbohydrate, lipid, proteins, nucleic acid. We know how important they are for our body and how they are involved in all the chemical reactions of our body, right? So they are directly involved in growth. Can you imagine your body growing without carbohydrates or proteins or lipids? No, they can't, right? You cannot grow without these molecules. So they are primary metabolites. And what are secondary metabolites? The molecules that are produced but they are not directly involved or not at all involved in the growth of the body. For example, pigments, alkaloids, terpenoids, all the examples we are going to see. Essential oils, toxin, lectin, drug, polymeric substances, वो सारे molecules जो body में produce तो हो रहे हैं but growth के लिए responsible नहीं है. तो क्या काम है इनका? Secondary metabolites का क्या काम होगा बच्चों? Defense. And maybe they are produced because of stress. So whenever plants are involved in stress, so to respond to that stress, all these can be released, or to protect themselves from the predators, these can be released, right? Does they affect CNS and GIT? No, they will not affect CNS or GIT if you are talking about the organism which are producing these secondary metabolites. ठीक है, ये हमें किससे मिलते हैं? ये सारे हमें ना प्लांट से मिलते हैं. ठीक है, सो प्लांट्स, व्हेन प्लांट अंडरगो स्ट्रेस तब ये रिलीज कर सकते हैं, या फॉर डिफेंस पर्पज, जब प्लांट को प्रोटेक्ट करना है खुद को प्रेडेटर से, मे बी ग्रेजिंग एनिमल से. ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, these are not produced in animals. चलो, now but these secondary metabolites are extremely useful for us. हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा important है. कैसे important है? कुछ examples देखते हैं हम, and then we will figure out how they are important for humans. Okay, so let's understand. What is pigments? Pigments. So pigments includes carotenoids. Carotene pigment जो आपको मिलता है from carrot or from yellow, green leafy vegetables and fruits, and it is a precursor of vitamin A. So with the help of carotenoids we can synthesize vitamin A. Cardiac glycosides can be considered a secondary metabolite, definitely Adarsh. Yes, and it is also produced from plants, right? And when it is ingested by an animal, definitely it is going to affect that animal. So ये plant में produce ही इसलिए हो रहा है ताकि वो अपने आप को protect कर पाए predator से. Absolutely correct, right? चलो, next is anthocyanin. You have seen beautiful colors of flowers, right? ये flower के colors जो अलग अलग तरह के होते हैं
All these are because of anthocyanin. So anthocyanin provide colors to flowers. Okay, so हमारे लिए क्या यूज में आता है ये? Okay, it is used in cosmetic industries to make tint. ठीक है, टिंट बनाने के लिए, कलर बनाने के लिए इसको यूज किया जा सकता है एंथोसाइनिन पिगमेंट को. इट इज नेचुरल. ओके, नाउ कमिंग टू एल्कलॉइड्स. एल्कलॉइड्स के एग्जांपल है मॉर्फिन एंड कोडीन. सो मॉर्फिन इज अ वेरी पोटेंट पेन किलर. Patients who are in extreme pain, for example cancer patients or burn patients, so morphine injections are given to them, okay, to reduce their pain sensation. So morphine can be used as a painkiller. Now next is codeine. कफ सिरप सभी ने पिया है, ठीक है, कफ सिरप पीने के बाद नींद भी आती है, राइट? सो दैट इज बिकॉज ऑफ कोडीन. सो कोडीन इज यूज्ड इन कफ सिरप्स. राइट, नाउ नेक्स्ट उद्देश्य या मॉर्फिन बताना कहाँ से, ये भी दिया है ना एनसीईआरटी में. डेफिनेटली when you will study in the chapter human health and disease. Okay, so from poppy plant Papaver somniferum you will get morphine. Okay, morphine से drugs भी बनाए जाते हैं, heroin. Okay, that is diacetyl morphine. This is definitely given in NCERT, but in human health and disease chapter we will be completing that as well, don't worry. Okay, now coming to terpenoids. Okay, टारपीन का तेल सुना होगा आपने. यस, लेटेक्स है. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टारपीन का तेल. सो मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन ऑयल्स कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. ओके, दे आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. नाउ कमिंग टू एसेंशियल ऑयल्स. लेमन ग्रास ऑयल, लेवेंडर ऑयल, राइट, यूकेलिप्टस ऑयल, ये सारे एसेंशियल ऑयल्स कैन बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज and it can be used as a stress reliever. Sometimes ये essential oil को is also used to treat dandruff. Okay, it is sometimes also used to treat cold and cough. राइट, सो एसेंशियल ऑयल के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, सभी ने सुना है, राइट? सो लेमन ग्रास, यूकेलिप्टस, देन टी ट्री ऑयल इज वेरी गुड फॉर डैंड्रफ. सो दीज आर ऑल्सो यूजफुल फॉर ह्यूमन्स. कमिंग टू टॉक्सिन्स लाइक एबरिन एंड रिसिन. ओके, सो दीज टॉक्सिन्स कैन बी यूज्ड in the form of insecticides or pesticides, right? Then lactins, concavalin A. So क्या होता है ये concavalin A and how it is useful? Everybody has seen this in NCERT, सभी ने देखा है. तो concavalin A करता क्या है? It activates T lymphocytes. तो या तो ये T lymphocyte को एक्टिवेट करेगा या it will also activate natural killer cells. Activate natural killer cells. So because of its property of activation of T lymphocytes and since it is activating natural killer cells, it can be used in the treatment of cancer. कैंसरस सेल को ट्रीट करने के लिए कॉन्कावेलिन ए का यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट ड्रग्स भी हमें मिलते हैं जैसे कि विनब्लास्टिन एंड क्यूरक्यूमिन. क्यूरक्यूमिन is obtained from haldi, turmeric. So we know, hello Vinay, good afternoon. So we know that curcumin that is obtained from turmeric have anti-inflammatory and antiseptic properties, right? So again this is useful for us. Coming to vinblastine, so it is used in chemotherapy. Chemotherapy again to treat cancer, this is used. Vinblastine, vilcristin, right?
Now next is polymeric substances, rubber that is used to make erasers, tires, again useful for us, gums for pasting and cellulose for making paper. Okay, so ये सारी list आपको याद रखना है. Okay, and I hope you have understood that what is their function and how it is useful to us. ठीक है, तो ये तो था सेकेंडरी मेटाबोलाइट. इससे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है. जैसे मैंने बताया बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से तो इस ईयर 4 questions were asked. Fine. Now let's go ahead and study what are the biomicromolecules. So जैसे मैंने बताया biomicromolecules में we are going to study about monosaccharides, disaccharides, amino acids and nucleotides and nucleosides. ये सारे biomicromolecules है जिनका molecular weight लेस देन 800 डाल्टन है. ये सारे आपको एसिड सोल्यूबल पूल में मिलेंगे. ये सारे मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे इन द फिल्ट्रेट. राइट, नाउ कमिंग टू प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. जस्ट नाउ वी हैव सीन व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. वी हैव आल्सो सीन व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स like amino acids, which is the biomicromolecules. It will be forming proteins. Fatty acids will form lipids, which is not a strict biomacromolecule क्योंकि इसका molecular weight तो less than 400 डाल्टन है, but ये हमें मिलता है with other biomacromolecules. Monosaccharides ultimately बनाएंगे complex carbohydrate and nucleotides ultimately बनाएंगे nucleic acid that is DNA and RNA. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ अमीनो एसिड फर्स्ट. अमीनो एसिड से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टडिंग अबाउट बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स. सो अमीनो एसिड एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, व्हाट आर अमीनो एसिड? एनी मॉलिक्यूल दैट विल हैव वन अमीनो ग्रुप and that will have a carboxylic acid group. ठीक है, ठीक. now both these groups अगर ये present है on the same carbon atom, तो हम क्या बोलते हैं उनको? अल्फा कार्बन. तो वो कार्बन जिसपे ये दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. ठीक है, सो दैट्स व्हाई अमीनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा अमीनो एसिड. सो दैट्स व्हाई अमीनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा अमीनो एसिड्स. तो ये लाइन ना लिखी हुई है एनसीईआरटी में. हैव यू नोटेड दिस लाइन? क्या आपने पढ़ा है इस लाइन के बारे में एनसीईआरटी में? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों. ठीक है, सो अमीनो एसिड जैसे नेम इटसेल्फ हमें बता रहा है कि इसमें अमीनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एंड जब ये सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. एंड that's why the amino acid is termed as alpha amino acid. ठीक, now amino acid will further form proteins. हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में when we will be covering the biomacromolecules, right? So these proteins are also termed as heteropolymers. Can anybody tell me in the chat box कि इन्हें हम heteropolymers क्यों बोलते हैं? This is also a previous year question of NEET. Amino acids, different types of amino acid can combine and form polypeptide or a protein. So that's why they are termed as heteropolymers. So these are heteropolymers of amino acids. ठीक है, तो चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं हम अमीनो एसिड के बारे में. Yeah, they are made up of not many बच्चा.
दे आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. इसीलिए अगर सेम टाइप के अमीनो एसिड से बनता, सो देन वी वुड हैव कॉल्ड इट एज होमोपॉलीमर, but it is a heteropolymer because it is made up of different types of amino acids, and this is a previous year question of NEET. चलो, now ये जो अमीनो एसिड्स हैं, these are substituted methane. हाँ, they are not homo बच्चा, they are hetero, right? Now these are substituted methane. What do you mean by substituted methane? हमें पता है what is the structure of methane, सबको पता है, ठीक है. किसी को केमिस्ट्री पसंद है या नहीं पसंद है, फिर भी पता है कि what is the structure of methane. तो मीथेन का स्ट्रक्चर अगर पता है, so if I replace this H with an amine group, okay, right? And if I replace this H with a carboxyl group, इसको रिवर्स कर लेते हैं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड, बिकॉज इसी तरह का क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था, ठीक है. सो इफ आई रिप्लेस दिस H with one amino group and if I replace this H with a carboxyl group, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, दैट इज ग्लाइसिन. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्या क्वेश्चन पूछा गया था नीट में? प्रोटीन पे क्वेश्चन आया था बायोमोलिक्यूल्स में, इफ यू कैन रिमेंबर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बताना था, करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो उसमें बोला गया था कि लेफ्ट हैंड साइड of a linear protein chain is termed as N-terminal and right hand side is termed as C-terminal. ऐसा कुछ पूछा गया था, राइट? वो गलत था, ठीक है. So left hand side is N-terminal, right hand side is C-terminal in a protein chain because of ये amino acid. Because on the left hand side you will find that there is a free amino group. And on the right hand side there is a free carboxyl group, that's why it is termed as C. उल्टा दिया था in NEET 2023 में, ये opposite दिया था, okay, and students were confused and many of them have marked it wrong. but याद रखना है, left वाला जो side है, left वाला जो end है protein chain का, it has a free amino group, or that's why it is termed as N-terminal, and right hand side is a carboxyl group and that's why it is termed as a C-terminal. Understood? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमको समझ में आ गया कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. ओके, नाउ लुक हियर, इन दिस attached to this carbon is this amino group, this carboxyl group, and this is a variable group R. इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में. अगर ये R is alkyl group, any alkyl group, ठीक है. किसी को भी अगर बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती तो इतना भी पता होगा कि R का मतलब होता है alkyl group. So क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में? If this R is H, अगर ये R group, alkyl group, I hope everybody is able to see it, is H, तब ये कौन सा अमीनो एसिड है? ग्लाइसिन. if this R group is a methyl group, CH3 group है, then कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा? जल्दी बताओ इन द चैट बॉक्स. ग्लाइसिन के बाद क्या बनेगा? अगर दिस R group is methyl group, एलेनिन बन जाएगा, एलेनिन बन जाएगा, ठीक है. And if this R group is hydroxymethyl group, if this R group is hydroxymethyl group, then ये कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा? जल्दी बताओ. serine. Okay, so whatever I will be teaching will be NCERT based, whatever I will be teaching will be based on the previous year question paper of NEET. Okay, so समझ में आया सभी को?
amino acid with R is equal to H is glycine, amino acid with R is equal to methyl group is alanine, and amino acid where R is equal to hydroxymethyl that is serine. Okay, ये तीनों amino acid के structures are given in NCERT asked in NEET examination. This is something basic that you should know. Now based on whether an amino acid is required in the diet or not, they are classified as essential and non-essential amino acids. ठीक है. Now essential amino acids का मतलब है they are not synthesized by our body, so they are required in diet. They are required in diet. ठीक है, डाइट से हमें लेना पड़ेगा एसेंशियल अमीनो एसिड्स को, बिकॉज हमारा बॉडी ये नहीं बना पा रहा है. And non-essential amino acids are synthesized by our body, so not essential in our diet. So not required. क्या हो गया ये? Not required in diet. एक मिनट, just a moment. ठीक है, so they are not required in diet. एक मिनट रुकना. क्या हो रहा है ये खुद से? चलो, understood? Okay. What about ribozyme? बच्चा, they are enzymes. They are enzymes and these are not amino acid. Ribozyme के बारे में हम पढ़ेंगे. That is enzyme. That is RNA based. So RNA जब enzyme की तरह act करता है तो उसे हम ribozyme बोलते हैं. So that we are going to discuss in the enzyme portion. Okay? तो चलो, essential, non-essential समझ में आया. So there are in total 20 amino acids that are termed as protein amino acids. Protein amino acids. Because यही 20 amino acids proteins बनाते हैं. There are more amino acids that are non-protein amino acids. For example, अगर आपने यूरिया साइकिल पढ़ा है तो ऑर्निथिन पढ़ा होगा. That is also an amino acid, but that is non-protein amino acid. Citrulline, non-protein amino acid, right? So 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं. सो इन 20 में से 10 को हम एसेंशियल बोलते हैं एंड 10 को हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं. ठीक, सो कैसे याद रखना है एसेंशियल अमीनो एसिड के नेम्स? लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, AV हिल, MPTT, ये एक एड्रेस की तरह लगता है, राइट? AV हिल, MPTT. This mnemonic you will get in the book when you will be studying MBBS first year. तो वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो आपको यही सेम mnemonic मिलेगा. So I follow that only. So AV hill, MPTT, these are the names of essential amino acids. Let's write it down. A for arginine. Okay, V for valine. H for histidine. I for isoleucine. ये याद रखना है. Why? Because it could be asked in examination. नीट में पूछा जा सकता है कि आपको अमीनो एसिड्स के नाम दे देंगे, उससे पूछेंगे एसेंशियल कौन सा है, नॉन एसेंशियल कौन सा है. इसमें से कुछ सेमी एसेंशियल भी है, दैट आई विल टेल यू. पहले हम लिख लेते हैं सारे नाम. L for leucine, another L for lysine, M for methionine, P for phenylalanine,
right? T for tryptophan and T for threonine. ठीक है? So these are the name of essential amino acid. हमने देख लिया arginine, valine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan and threonine. Tyrosine मत करना end में. I used to make this mistake earlier. Instead of threonine, I used to write tyrosine. But याद रखना है आपको ये सारी mistakes नहीं करना है. ठीक है? So out of this arginine and histidine, these are semi-essential amino acid. And what do you understand by semi-essential amino acid? मतलब required तो है body में, requirement है, it is required by the body, but in small amount. It should be taken in diet, but in small amount. So this is semi-essential amino acid, that is arginine and histidine. Rest are all essential amino acid, partly needed. Yes, you can say. Body बनाता भी है, थोड़ा बनाता है, थोड़ा diet से चाहिए होता है. Clear? चलो. So if you have understood about essential and non-essential amino acid, they are further classified as acidic, basic, neutral, non-aromatic and aromatic amino acid based on the group that is present. अब suppose एक additional carboxylic group हुआ किसी भी amino acid में तो उसे हम बोलेंगे acidic amino acid. दो carboxyl एक amino group हुआ तो there will be more acid, right? So that is acidic amino acid and it is asked in examination. उससे भी ज़्यादा पूछा जाता है basic amino acid. If suppose there are more amino group in an amino acid, ज़्यादा amino group हुआ, कार्बोक्सिल ग्रुप कम हुआ तो वो कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा? बेसिक अमीनो एसिड. नेम्स वी विल बी राइटिंग. न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसमें दोनों बैलेंस्ड है, एक अमीनो ग्रुप होगा एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, सो इट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड. बेंजीन रिंग नहीं है तो नॉन एरोमेटिक एलिफेटिक चेन हुआ तो नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड. बेंजीन रिंग हुआ तो एरोमेटिक अमीनो एसिड. चलो लेट्स राइट डाउन द नेम ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड. एसिडिक अमीनो एसिड का नाम याद रखना बहुत ही सिंपल है क्योंकि उस अमीनो एसिड के एंड में एसिड टर्म है, लाइक ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टेट. ठीक है? सो इसमें तो कभी कंफ्यूजन होता ही नहीं है बच्चों को. द कंफ्यूजन इज इन बेसिक अमीनो एसिड, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंफ्यूजन भी होता है, याद भी नहीं रहता है. तो कैसे आप याद रखोगे बेसिक अमीनो एसिड का नाम? बेसिक अमीनो एसिड हाल. चलो बताओ अभी नाम. हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन. कभी नहीं भूलोगे. ठीक है? हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन आर द बेसिक अमीनो एसिड आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन. इसलिए मैंने यहां पर भी स्टार मार्क कर दिया है, यहां पर भी मैं स्टार मार्क कर दूंगी. PDF you will get in our Telegram channel. Please don't forget to download the PDF from there. ठीक है? इसी तरह से मैं आगे भी पूरा बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ाऊंगी. Make sure you are downloading the PDF, annotated PDF you will get in our Telegram channel. Link आपको मिल जाएगा in the description box. Okay? Now neutral amino acid का example है glycine, right? Arginine, glycine and serine, right? So those are neutral amino acid. Now coming to non-aromatic amino acid, जिसमें भी aliphatic chain है, that is non-aromatic amino acid. Important is aromatic amino acid जिसमें benzene ring है. Benzene ring आपको किसमें मिलेगा? ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन में मिलेगा, फिनाइल एलेनिन में मिलेगा. फिनाइल ग्रुप नाम से समझ में आ रहा है. टायरोसिन में भी मिलेगा. सो these are aromatic amino acid. Cysteine, these are
सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. ओके आदर्श, अगर मैं सिस्टीन सिस्टाइन की बात करूं, सो दोज आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. ठीक है, वो इतना पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ये पूछा जाएगा बेसिक अमीनो एसिड. ये नाम तो आपको याद रखना है विदाउट फेल. ठीक है, चलो समझ में आया, एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक, चलो now let's move on to carbohydrate. I told you that we will be discussing biomicromolecules. So in carbohydrate, the simple sugars like monosaccharides, disaccharides, these are biomicromolecules. Name itself is suggesting carbohydrates are hydrates of carbon. मतलब इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2:1. ठीक है, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2ON. कार्बन भी होगा, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है तो वाटर होगा और कार्बन होगा. राइट, नाउ सारे कार्बोहाइड्रेट्स या तो कीटोज होंगे या तो एल्डोज होंगे. सो इफ देयर इज एल्डिहाइड ग्रुप, CHO group, then the sugar is an aldose sugar. An example is glucose. Okay, glucose, which is also known as blood sugar. अगर उसमें कीटोन ग्रुप होगा, किसी भी शुगर के स्ट्रक्चर में अगर कीटोन ग्रुप होगा, then it is known as a ketose sugar. And here the example is fructose, जिसे हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं. So fructose is termed as fruit sugar. क्यों? Because it is present in fruits. सारे fruits में होगा. But can you tell me a fruit in which fructose is not present? कोई ऐसा fruit बताओगे जिसमें fructose नहीं है? वैसे तो ये सारे fruit में है. But one fruit in which it is not there. Can anybody tell me? Anyone in the chat box here? Fructose is a fruit sugar. सारे फ्रूट्स में होगा एक्सेप्ट फॉर कीवी नहीं. अच्छा, एक्सेप्ट फॉर ग्रेप्स. ठीक है, सारे फ्रूट्स में होगा एक्सेप्ट फॉर ग्रेप्स. ग्रेप्स में नहीं होता है ये. ठीक है, ग्रेप्स में फिर कौन सा शुगर होगा? ग्रेप्स में होगा ग्लूकोज. अंडरस्टूड, राइट. इसके अलावा हनी में भी होगा. हनी में भी यू विल गेट दिस फ्रक्टोज शुगर. राइट, तो चलो, carbohydrate based on the number of units, monomeric units present, can be classified as monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. इन्हें हम monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide में classify करते हैं. ठीक है, we will keep this in biomicromolecules. Monosaccharide is the simplest sugar. वो simplest unit of sugar जिसको आप further hydrolyze नहीं कर सकते हो. That cannot be further hydrolyzed. अगर आपने उसको और ज़्यादा hydrolyze किया, break करने का कोशिश किया, तो you will not get sugar. Ultimately you will get carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, तो monosaccharide is the simplest carbohydrate that will be obviously be the building block of large carbohydrate and they cannot be broken down into smaller units. उन्हें हम break ही नहीं कर सकते smaller unit में. ये सबसे ज़्यादा basic sugar है. Right? So monosaccharide based on the number of carbon atoms. Based on the number of carbon atoms can be classified as triose. अगर 3 कार्बन एटम है तो उस मोनोसैकेराइड यूनिट को हम बोलेंगे ट्रायोज. अगर 4 कार्बन एटम है then that monosaccharide unit is termed as tetrose. ट्रायोज का एग्जाम्पल है ग्लिसरैल्डिहाइड. एक एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, दो इट इज नॉट इन एनसीईआरटी बट यू कैन इमेजिन. Okay, so glyceraldehyde is also a monosaccharide with 3 carbon. पढ़ा है बॉटनी में आपने. Tetrose is
अगेन मोनोसेकेराइड विथ 4 कार्बन, इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज. देन कम्स पेंटोज शुगर. पेंटोज में होते हैं 5 कार्बन एटम. पेंटोज शुगर का एग्जाम्पल है राइबोज. राइबोज शुगर कहाँ होता है? और डीऑक्सीराइबोज. Where will you find this ribose and deoxyribose sugar in DNA, RNA, right? In nucleic acid. Then ultimately there are hexose that will have 6 carbon atom. Can you see the pyranose ring? Okay. So 6 carbon atoms, if they are present in a monosaccharide, then they are termed as hexose. Example you guys know. Glucose, fructose, right? Galactose, right? So glucose, fructose, galactose are hexose. I will write it here. ठीक है, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड कौन कौन सा है? ग्लूकोज, ब्लड शुगर, फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर, galactose present in milk. Clear? Hope this is clear. Okay, so these are termed as hexoses. ठीक है, तो मोनोसेकेराइड समझ में आया. मोनोसेकेराइड एक सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, सिंपलेस्ट शुगर, और वो हो सकता है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस या हेक्सोस. हेक्सोस बहुत कॉमन है, वी ऑल नो दिस. ओके, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइसैकेराइड. सैकेराइड का मतलब होता है शुगर. सो दिस सैकेराइड मीन्स शुगर and di means 2. So whenever there are 2 sugar units connected by glycosidic linkage, connected by glycosidic linkage, then they are termed as disaccharides. Disaccharides 3 हमें याद रखना है together with their monosaccharide unit. कौन कौन से? The first one is sucrose, maltose and lactose. तो ये 3 disaccharide you will have to remember for examination. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुक्रोज की. So sucrose is made up of 1 unit of glucose and 1 unit of fructose. तो जो शुगर आप कंज्यूम करते हो that is nothing but that is sucrose. So sucrose is made up of 1 glucose unit and 1 fructose unit. Right? Now next like I told you is lactose. Lactose में होता है एक galactose और एक glucose. Okay, again there is a glycosidic bond in here and that you will find in milk and the milk product. The third one like I told you will be maltose, and maltose is made up of 2 units of glucose. Okay, so these were disaccharides that are linked together with the help of glycosidic linkage. Now these sugars or these carbohydrate will further be classified as reducing and non-reducing sugar. Reducing and non-reducing sugar. क्या होता है reducing sugar? There is a reagent termed as Benedict or Felling's reagent, right? So उस reagent में होते हैं copper ions. अब उस copper ion को अगर कोई sugar reduce कर पा रहा है then it is a reducing sugar. If it is not able to reduce the copper ion in that solution, then the sugar is termed as non-reducing sugar. Now ये depend करता है कि whether the sugar will have free aldehyde or ketone group or not. For example, I will give you one example.
अगर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है then only it will be classified as reducing sugar. For example, सारे monosaccharide, obviously कोई भी monosaccharide they are not forming bonds, right? So that means the aldehyde and the ketone group will be free and they will be acting as a reducing agent. Okay, so reducing sugars, so all the monosaccharides are reducing sugars without fail. Common sense है क्योंकि इनके पास free aldehyde and ketone group है. ठीक है. नेक्स्ट, सारे पॉलीसेकेराइड, बिकॉज पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स, द फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग द बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. सो फ्री है ही नहीं, कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप किसी भी पॉलीसेकेराइड में फ्री नहीं है. सो दैट्स व्हाई दे आर नॉन रिड्यूसिंग. बट even all the disaccharides are non-reducing, but sucrose is a non-reducing sugar. ठीक है. सारे मोनोसैकेराइड तो रिड्यूसिंग हुए, सारे पॉलीसैकेराइड तो नॉन रिड्यूसिंग हुए, सारे डाइसैकेराइड भी रिड्यूसिंग हुए. ऑल द डाइसैकेराइड्स आर आल्सो रिड्यूसिंग एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज, दैट इज non-reducing, because specifically in sucrose you will see that the aldehyde and the or the ketone group is involved in forming a bond. It is not free, so it is non-reducing. Understood? Polysaccharide non-reducing, sucrose non-reducing, monosaccharides reducing, disaccharides are also reducing except for sucrose. Everything depends on the free aldehyde and ketone group. Okay? Now, let's talk about nucleotides. Nucleotides की बात करते हैं. They are also classified as bio-micromolecule. So, nucleotides are actually building blocks of nucleic acid. Yeah. So maltose and lactose beta they are reducing, but sucrose is non-reducing. ये याद रखना है आपको. ठीक है. चलो. So nucleotide is the monomeric unit or basic unit of nucleic acid. एक न्यूक्लियोटाइड में होता है पेंटोज शुगर, एक न्यूक्लियोटाइड में होता है पेंटोज शुगर. कौन सा पेंटोज शुगर होगा? Which pentose sugar is there? राइबोज अगर आरएनए है तो, एंड डीऑक्सीराइबोज अगर डीएनए है तो. ठीक है. टुगेदर विद दैट देयर विल बी नाइट्रोजनस बेस एज वेल. नाइट्रोजनस बेस में हम पढ़ेंगे दैट कुड बी अ पाइरिमिडीन और अ प्यूरिन, राइट. एंड देन देयर विल बी फॉस्फोरिक एसिड. तो हमने देखा एक न्यूक्लियोटाइड में होगा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड. हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर. एंड इफ वी रिमूव दिस फॉस्फेट ग्रुप, इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देन आई विल गेट अ न्यूक्लियोसाइड. then I will get a nucleoside. So that means a nucleotide minus phosphate group or phosphoric acid will be a nucleoside. अंडरस्टूड. एक न्यूक्लियोटाइड से अगर आप फॉस्फेट या फॉस्फेरिक एसिड को हटा दोगे देन यू विल गेट अ न्यूक्लियोसाइड. आई होप नाउ देर इज नो कंफ्यूजन एंड दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए एंड आरएनए. फाइन. चलो. तो जैसे मैंने बताया पेंटोज शुगर विल बी अ 5 कार्बन मोनोसैकेराइड and this sugar phosphate will be forming the backbone of DNA. Now this is also something that is asked in examination. Sugar plus phosphate
will be forming the backbone of DNA. ठीक है, तो इसलिए जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर आगे पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ देयर इज द बैकबोन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड प्रोजेक्टिंग फ्रॉम देयर टुवर्ड्स द इनर साइड देयर आर नाइट्रोजनस बेसिस जिनके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हम लोग देखेंगे हाउ. सो दिस इज द राइबोज शुगर. पे अटेंशन टू दिस कार्बन. तो दिस कार्बन OH ग्रुप इज देयर. सो ये कौन सा शुगर हो गया? राइबोज शुगर, जो कि पेंटोज शुगर है. 5 कार्बन इसमें आपको नजर आएंगे. राइट नाउ डीऑक्सीराइबोज में अगेन पे अटेंशन टू दिस कार्बन. ऑक्सीजन इज गॉन. सो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप देयर इज जस्ट 1 हाइड्रोजन. सो इसीलिए इन्हें बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज. ऑक्सीजन इस राइबोज में नहीं है. ठीक है, या एस्टर लिंकेज होता है. देयर आर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स. तो यहां पर भी आप देख सकते हो कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन है. तो ये भी कौन सा शुगर है? पेंटोज शुगर. तो ये जो मैं बात कर रही हूं शुगर फॉस्फेट बैकबोन की, सो बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स डेफिनेटली यू विल हैव एन एस्टर बॉन्ड, और दो तरफ 2 बॉन्ड्स होंगे. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइएस्टर लिंक बॉन्ड्स और डाइएस्टर लिंकेज. ओके, अंडरस्टूड. नाउ कमिंग टू नाइट्रोजनस बेसिस. तो 2 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती हैं बच्चों. प्यूरीन्स दैट इज AG, pyrimidines that is CUT cut. राइट. सो प्यूरीन्स 2 तरह की होंगी, एडेनिन एंड गुआनिन. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स? कि प्यूरीन्स में होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर. सो कैन यू सी 2 रिंग्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन्स. सो एडेनिन एंड गुआनिन के स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स है, एंड दैट विल बी प्रेजेंट बोथ इन DNA एंड RNA, isn't it? The difference is in uracil only. सिर्फ हम यूरासिल में डिफरेंस देखते हैं DNA और RNA में. यूरासिल इज प्रेजेंट इन RNA only, and in DNA instead of uracil there is thymine, right? So purine are of 2 adenine and guanine types, and pyrimidine जिनमें सिंगल रिंग होता है, ये 3 तरह के होते हैं. CUT कट. ठीक है, प्यूरीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. हाँ, दैट वी विल डिस्कस. ठीक है, तो पायरिमिडीन में कौन कौन से आए नाइट्रोजनस बेसिस? कट, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन. ठीक है, इसमें से यूरासिल मिलेगा आपको RNA में एंड थायमीन मिलेगा आपको DNA में. ठीक है, नाउ A एंड T के बीच में, एडेनिन और थायमीन के बीच में आपको मिलेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. मैंने बताया शुगर फॉस्फेट बैकबोन. ठीक है, उसमें अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करता है नाइट्रोजनस बेसिस, और उनके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जब हम पढ़ेंगे DNA का स्ट्रक्चर आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल विद डायग्राम. राइट. सो A एंड T के बीच में होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और G एंड C के बीच में होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, समझ में आया? नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड बायो माइक्रो मॉलिक्यूल. पहले तो हमने देखा कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होता क्या है, फिर हमने देखा कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. राइट. बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आज हमने कवर किया अमीनो एसिड, हमने कवर किए कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में कंसिडर करेंगे, लाइक मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, एंड देन वी हैव कवर्ड द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स. ठीक है, तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल आज हमने कवर कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एंड देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट एंजाइम्स. सो होप दिस सेशन वाज यूजफुल. जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मेक श्योर यू आर रीवॉचिंग द सेशन, like the session, share the session with your friends, and please don't forget to download the PDF from our Telegram channel. ठीक है, सो इन्फिनिटी लर्न के इन्फिनिटी लर्न नीट वाले टेलीग्राम चैनल से
आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। डेली जो है आपकी क्लास होगी इसी तरह से, ऑल्टरनेट डेज, राइट, मेरी क्लास होगी। आई विल वेट फॉर यू गाइज। So thank you very much. Bye bye. Take care. See you in the next class. Bye bye everyone.